अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज एन अनरिटन एपिक विच इज रिटन बाय इंतज़ार हुसैन, जो कि एक उर्दू स्टोरी है और इसका उर्दू में राम एक बिन लिखी रज़्मी है। क्लियर। तो ये स्टोरी किसके अबाउट है? जैसा कि आपने देखा कि पार्टीशन का एक टाइम पीरियड था, सब कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इंडिया बन गया, एक पाकिस्तान हो गया। और उस टाइम पीरियड में बहुत सा ब्लडशेड हुआ, बहुत से डेथ्स हुए, डिकेज हुए, बहुत से मर्डर हुए, बहुत लोगों को शहीद किया गया। मतलब एक पूरी क्योटिक सिचुएशन क्रिएट की गई थी उस टाइम पे। तो ये जो रिस्पेक्टिव स्टोरी है ना, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हुई है। इसमें सेटिंग हमारे पास कादिरपुर की है। कादिरपुर एक वो प्लेस जहाँ पे सब लोग पहले इकट्ठे रहा करते थे, एक वो प्लेस जो सब कम्युनिटी के लोगों को आपस में बांध के रखता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ऐसा हुआ कि कादिरपुर एक फायरस बैटल की प्लेस बन गया। वहाँ के लोगों में गुस्सा, इर्द गिर्द के लोगों के अंदर गुस्सा, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। उन लड़ाइयों की झगड़ों की वजह से क्या हुई? ब्लड शेड शुरू हो गई। एक पर्सन दूसरे को मारता, दूसरा पर्सन तीसरे को मारता। कोई एक पर्सन अपना कदम पीछे हटा लेता अपनी जान बचाने के लिए तो उसको मार दिया जाता। कोई पर्सन किसी को मारने के लिए 4 कदम आगे बढ़ता तो उसको भी मार दिया जाता। मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी हुई थी कादिरपुर के अंदर। और इस स्टोरी में जो मेन थीम देखने वाले हम लोग, वो पार्टीशन का होगा, लॉस का होगा, डिफिकल्टीज एंड चेंज का होगा, माइग्रेशन का थीम होगा। और अब हो क्या रहा था? कादिरपुर जो कि एक पीसफुल प्लेस थी, मैंने बताया आपको, अब वो एक बैटलफील्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई थी। कादिरपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था। लेकिन कादिरपुर में एक लड़का था जिसका नाम है पिशवा। ठीक है, PICHWA। ये पिशवा इसका नाम है। इसने कादिरपुर के अंदर अपना एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया। इसने सबको मोटिवेट किया। जो कादिरपुर के रिहायशी थे, वहाँ पे रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, जो उनको इसने मोटिवेट किया। सबको, जो हर कोई जानता था, ये भी जानता था कि लोग डेथ फेस कर रहे हैं, लोगों को मरना पड़ रहा है, लोगों के लिए टफ टाइम है। लेकिन फिर भी इसने लोगों को मोटिवेट किया कि हम लोगों को मार्च करना चाहिए, हम लोगों को बैटल की तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को अपनी इस विलेज को बचाने के लिए, अपने कादिरपुर को बचाने के लिए एक फायरस बैटल लड़नी होगी। क्योंकि जो दुश्मन है वो हम पे हमला कर रहे हैं, वो इकट्ठे होकर हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों को अगर अपनी जान बचानी है तो हम लोगों को भी इकट्ठे होकर उनसे फेस टू फेस फाइट करनी होगी। और फिर पेशवा की लीडरशिप में बहुत से लोग अपने घरों से निकले, अपनी माँओं से दुआएं ली, अपनी बीवियों को खुदा के हवाले किया और जंग के मैदान में निकल पड़े। अब एक तरफ पेशवा था, दूसरी तरफ मुकाबले पे जट्स थे, जट। और वो जट लोग कदीरपुर को कनकर्ड करने के लिए आए थे। और टाइम नाइट टाइम था, उन्होंने अपने हाथों में टॉर्चेस पकड़ी हुई थी। वो एलिफेंट्स के ऊपर बैठ के आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जेट्स आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? कादिरपुर को हमला करने के लिए। और कादिरपुर को वहाँ पे बचाने के लिए कौन था? पिशवा था, अपने लोगों को लेके निकला था। किन के अगेंस्ट? जेट्स के अगेंस्ट। अब वहाँ पे एक मस्जिद थी, ईदगाह के बिल्कुल करीब एक मस्जिद थी। वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था। उस गार्ड ने उन लाइट्स की, जो रोशनियाँ थी उनको देखा, जो टॉर्चेस थी उनकी लाइटनिंग को देखा। और देख के इसको पता लग गया कि जेट्स आ रहे हैं हमला करने के लिए। इसने उनको देख के अपना ड्रम बजाना शुरू कर दिया। और ड्रम की आवाज़ सुन के, ये ड्रम बेसिकली सिग्नल था कि दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। ड्रम की आवाज़ सुन के जो नईम मियाँ है, नईम मियाँ हमारे पास यहाँ पे करेक्टर है, उनके 2 बेटे हैं, ओवैस एंड अजहर। वो उठ के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनमें से अजहर जो है वो निकल के बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात रहमत से होती है। रहमत भी उठ जाता है। ये भी एक पर्सन है, रिहायशी है, रेजिडेंट है विलेज का। फिर थोड़ी देर बाद आँख खुलती है नईम मियाँ की। नईम मियाँ देखते हैं कि अवैस बिल्कुल स्टन्ड, घबराया हुआ, स्पीचलेस खड़ा है। नईम मियाँ जो है वो अपनी
कार्ट्रिज निकालते हैं, अपनी राइफल निकालते हैं और देख के हैरान होते हैं कि जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं अल्लाह अकबर। ठीक है, ये चिल्लाते हुए लोग इकट्ठे होते हैं और निकलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी में एक जाफ़र मियाँ हैं। जाफ़र साहब जो हैं जो हुक्का पी रहे होते हैं और वहाँ पे पेशवा होता है। पेशवा उनको कहता है कि मेरे दोस्त, ये हुक्का पीने का वक्त नहीं है। पेशवा की बात सुन के जाफ़र अपना हुक्का छोड़ता है और निकल पड़ता है पेशवा के साथ बाहर। कहाँ? जंग के मैदान में, जंग लड़ने के लिए। अब जब ये निकल गया तो रास्ते में पेशवा ममाद को बुलाता है, आवाज़ें देता है, ममाद। ममाद बात नहीं सुनता, कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो बड़ा गुस्सा आता है और वहाँ पे कहता है, हे ममाद, यू सन ऑफ अ विच, वेयर द हेल आर यू। बहुत गुस्से में बुलाता है उसको। तो ममाद कहता है, हेयर आई एम उस्ताद। अब जब ममाद आता है तो उस टाइम पे पेशवा ममाद की ड्यूटी लगाता है कि तुमने वीवर्स मॉस्क जो है उसके इर्द गिर्द जो ट्रेंच है, जो शाखे वगैरह है, तुमने वहाँ पे रखवाली करनी है और मैं यहाँ पे सबका ख्याल रखूँगा। तो ये ट्रेंच अराउंड वीवर्स मॉस्क, यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है जी ममाद की। और कादिरपुर में जो हवेली होती है, उस हवेली की रखवाली की जिम्मेदारी लेता है कलवा। ठीक है, ये सब के सब कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली एक जगह होती है ना, एक जगह के जो रहने वाले लोग होते हैं उन सबके कोई ना कोई नेम्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हर हर पर्सन का नेम मेंशन है। तो कहता है कलवा, कलवा की ड्यूटी लगाई गई कि उसने हवेली की रखवाली करनी है। और पेशवा हवेली को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होता है, परेशान भी होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी उस कादिरपुर की रिहायशी रेजिडेंट्स वुमेन होती हैं, उनसे विमेन को इस हवेली के अंदर रखा जाता है। वो सब के सब इस हवेली में मौजूद होती हैं, तो इसलिए पेशवा इस हवेली को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होता है। और एक ऐसी बैटल थी जिसमें हर हर विमेन को भी गाइड किया गया था कि उन विमेन ने इस बैटल के अंदर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनकी क्या ड्यूटी है। हर एक औरत को उसकी ड्यूटी के बारे में पता था। कलवा के अलावा पेशवा अपने कई जो ऐसे ब्रेव यंग मैन होते हैं उनको इस हवेली के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेता है। उनको कहता है तुम लोगों ने यहाँ पे ही रुकना है और कहता है आई विल रोस्ट एनी वन ऑफ यू बास्टर्ड्स अलाइव हु शोज द स्लाइटेस्ट वीकनेस। जिसने थोड़ी सी भी कमज़ोरी दिखाई ना, मैं तुम सबको उसको भून के रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड बास्टर्ड्स यूज़ हुआ जो कि एक अब्यूज़ है। और यहाँ से आप लोग आइडिया कर लें कि पीछे इसने बिच का वर्ड यूज़ किया था, बास्टर्ड्स का वर्ड यूज़ किया, यानी कि इसकी लैंग्वेज जो है स्टोरी की वो कोलिक्वियल लैंग्वेज है, एवरीडे लैंग्वेज है। और थ्रू एंड थ्रू अब तक हम लोग जो टोन देखी है स्टोरी की, वो एक पैसिमिस्टिक टोन है, एक थ्रेटनिंग टोन है, यानी कि ब्लड शेड होने वाला है, वॉर होने वाली है, हर जगह खौफ फैला हुआ है, लोग जो है वो एक वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास करैक्टर था कुर्बान अली का, सैयद हामिद हसन का, मुंशी सनाउल्लाह का, रसूला का, बालन का। ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं पेशवा के साथ वॉर में जाने के लिए। पीछे तो उसने लोगों की ड्यूटी लगा दी कि तुमने यहाँ पे खड़े होना है, तुमने यहाँ पे खड़े होना है। उनकी ड्यूटी लगा के जब वो आगे निकलता है तो ये लोग होते हैं जो पेशवा के साथ होते हैं वॉर के अंदर। और भी कुछ लोग हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे। इंपॉर्टेंट नेम्स मीन्स कि वो नेम्स जो कि स्टोरी के अंदर मैंशनड है। और बताया गया किसी ने अपने हाथ के अंदर स्लिंग शॉट पकड़ा हुआ था, किसी ने अपने हाथ के अंदर स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थी, किसी ने अपने हाथ के अंदर फायर्स पकड़ी हुई थी, किसी ने अपने हाथ के अंदर राइफल पकड़ी हुई थी। मतलब डिफरेंट जितने भी वेपन्स यूज़ होते हैं एक बैटल के अंदर, उन वेपन्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है। और बैटल में सबसे आगे पेशवा खड़ा था, पेशवा के पीछे रसूला और बालन खड़े थे। एनी हाउ फिर एक लंबी बैटल हुई और बैटल में बताया गया, मतलब स्टोरी हम पढ़ते हैं जब, उसमें हम देखते हैं बताया गया कि एक साइड ऐसे खड़ी थी, दूसरी साइड ऐसे खड़ी थी, उसने इसके ऊपर वैसे हमला किया, ऐसे हमला किया। मतलब थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर फिर अटैक का बताया गया कि कौन किसके ऊपर कैसे अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से वॉर स्टार्ट हो चुकी हुई थी और वॉर के अंदर विन किसकी हुई? पेशवा की हुई। यानी कि पेशवा ने कादरपुर को बचा लिया, पेशवा के लोगों ने मिलकर कादरपुर को बचा लिया था। और ऑन द अदर हैंड जो जज थे वो हार चुके थे। और ऑन द अदर हैंड पार्टीशन भी अनाउंस हो गई। और जब पार्टीशन हो गई तो पार्टीशन के बाद पेशवा कहता है कि चले जाके हम लोग कादरपुर के ऊपर अपना पाकिस्तानी झंडा लगा के आते हैं। लेकिन लोग कंफ्यूज थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या इंडिया के अंदर आ रहा है। लेकिन लोगों ने जब इधर उधर से पता किया तो इनको पता लगा कि जो कादिरपुर है वो इंडिया में आ रहा है, वो पाकिस्तान से बाहर निकल चुका हुआ है, पाकिस्तान में नहीं आ रहा। तो फिर इस चीज़ पे पेशवा ने डिसाइड किया कि वो
कादरपुर के अंदर एक सेपरेट पाकिस्तान का झंडा लगाएगा, क्योंकि कादरपुर को पाकिस्तान से निकाल दिया गया, कादरपुर इंडिया के अंदर आ रहा है, तो कादरपुर को एक सेपरेट पाकिस्तान बनाएगा जिसके अंदर ऐसा झंडा लगाया गया जिसके ऊपर पेशवा के ग्रुप का फ्लैग मौजूद, मतलब पेशवा का ग्रुप मौजूद था उस फ्लैग के ऊपर। वो फ्लैग ऐसा फ्लैग था जो कि इस्लामिक फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा था, पेशवा का ग्रुप, ठीक है, नॉट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा नहीं था। अब जब पेशवा ने इस झंडे को लगाने का फैसला किया, उस टाइम पे नईम मियाँ को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पेशवा कहता है कि आप मेरी बात सुने, कोई भी कांग्रेस फ्लैग जो है ना, वो कादरपुर के अंदर लगने वाला नहीं है। वी आर गोइंग टू पुट अप द फ्लैग ऑफ पेशवाज रेसलिंग ग्रुप, हम पेशवा के रेसलिंग ग्रुप का फ्लैग यहाँ पे लगाने वाले हैं। एनी हाउ इसी पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट ऑफ पेशवाज ग्रुप, पाकिस्तान सॉरी इस्लामिक फ्लैग विच इज रिप्रेजेंटिंग पेशवाज ग्रुप, ठीक है, रेसलिंग ग्रुप, वो मीन इन शॉर्ट कि फिर फाइटिंग शुरू हो गई विलेज के अंदर अपने ही लोगों के अंदर, ठीक है, फ्लैग को लेकर, मुस्लिम लीग को लेके, यानी कि पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम हम लोग को नजर आ रहा है इसके अंदर, कि एक कह रहे हैं कि हम लोगों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना है, दूसरे कह रहे हैं हम लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट करना है। और इसी बात को लेकर जहाँ पहले ये जंग जीत चुके थे, जट्स को हरा चुके थे, वहाँ पे इस विलेज के अंदर अपने ही लोगों में जंग शुरू हो चुकी हुई थी। किसको लेके? पार्टीशन को लेके। आपने आइस कैंडी मैन देखा होगा, वहाँ पे पहले सारे के सारे लोग इकट्ठे रह रहे थे, पार्टीशन की बातें होना शुरू हुई, लोगों में एक दूसरे के अंदर हेटेड आना शुरू हो चुका। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी लोगों में एक दूसरे को लेकर हेटेड आना शुरू हो चुका था। लेकिन जब पार्टीशन हो गई, पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड, पार्टीशन हो गई, उसके बाद क्या हुआ? सबके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गए, जिसमें बताया गया कि कई लोग जो थे वो माइग्रेट करके दिल्ली की तरफ चले गए, जिसमें बताया गया कई लोग लाहौर की तरफ चले गए, और लेटर्स एक दूसरे को लिखे गए जिसमें बताया गया कि बहुत से लोग, अब जो बहुत से मुसलमान हैं वो इंडिया के अंदर सेव नहीं हैं, और उन मुसलमानों को माइग्रेट करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और इसी तरह से जो नायम मियाँ थे वो पहले दिल्ली जाने लगे, लेकिन उन्होंने सूबेदार साहब को एक लेटर लिख के भेजा, और वो लेटर लाहौर से आया था, और उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा था कि जितने भी लोग हैं जो दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं, जो हायर अप्स हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि जितने पाकिस्तानी हैं, जितने मुस्लिम्स हैं, जो उनका फॉर्चून्स है, वो इंडिया में सेफ नहीं है, वो मारे जाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तो नाम मियाँ कहते हैं मैं इसी वजह से पाकिस्तान आ चुका हूँ, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, लेकिन मैं सेफ एंड साउंड, थैंक्स बी टू गॉड, वी रीच्ड आवर कंट्री सेफ एंड साउंड, हम सेफ एंड साउंड अपनी कंट्री में पहुँच चुके हैं। कहता है अजहर मियाँ को भी यहाँ पे जॉब मिल गई है, अवैस मियाँ यहाँ पे जल्दी जॉब ढूंढ लेंगे, कादरपुर में अब कुछ भी नहीं रहा, तुम्हें भी चाहिए कि तुम यहाँ पे आ जाओ। ये किसको कह रहे हैं? ये सूबेदार साहब को कह रहे हैं कि तुम्हें भी चाहिए, तुम यहाँ पे आ जाओ, और जितने भी लोग हैं उन सबको चाहिए कि वो पाकिस्तान में आ जाएं। और जब पेशवा को पता लगता है कि जो नईम मियाँ हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो पेशवा को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि पेशवा पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, पेशवा कादरपुर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एनी हाउ जब नईम मियाँ का लेटर आता है कादरपुर के अंदर, उस लेटर से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है पूरे कादरपुर में, और कुछ दिनों बाद जो कुछ लोग थे वो बारी बारी कादरपुर को छोड़ना शुरू कर देते हैं। मुंशी सनाउल्लाह वो भी छोड़ जाते हैं, और कुछ वक्त गुजरने के बाद हामिद हसन साहब, कुर्बान अली साहब, ये लोग भी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं उनको लाइक सेल करके निकलने की करते हैं, ये भी कादरपुर से, और कादरपुर को अकेला छोड़ देते हैं। मतलब वो कादरपुर जिसके लिए लोगों ने पहले अपना खून तक बहा दिया, इतना ब्लडशेड हुआ, इतना कत्लो गारत हुआ, उसको सेव करने के लिए जब लोगों ने स्ट्रगल की, अब जब पता लगा कि कंडीशन वर्स होती जा रही है तो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। तो उस टाइम पे पेशवा हर एक को रोकता रहा, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी, और आहिस्ता आहिस्ता जो कादरपुर था वो खाली होता गया। और नरेटर जो है हमारा वो बताता है कि मैं इस स्टोरी में पेशवा के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, और मैं जब पेशवा के बारे में लिखना जा रहा हूँ तो ये जो स्टोरी है ये एक प्रोज एपिक है। कहते हैं इसके बारे में तो एक नॉवल होना चाहिए, क्योंकि पेशवा का कैरेक्टर एक ग्रेट कैरेक्टर था। और फिर जो राइटर है वो बताता है अपनी स्टोरी के अंदर कि 7 अप्रैल है 1950 है, कि उसको कोई भी क्लू नहीं है, यानी कि जो नरेटर है हमारे पास स्टोरी में, नरेटर का उसको कोई भी क्लू नहीं है पेशवा कहाँ पे है, क्योंकि लोग तो उधर बिखर गए, कादरपुर वैसा रहा नहीं, सब कुछ बिखर चुका है।
थिंग्स फॉल अपार्ट हो चुकी हुई हैं, कुछ भी चीज़ वैसी रही नहीं है पहले की तरह। फिर कहते हैं लेकिन जब 12 अप्रैल 1950 का टाइम पीरियड था, उस दिन मुलाकात हुई पेशवा से। और पेशवा कहता है कि मियाँ गेट मी सम काइंड ऑफ वर्क, मुझे कोई अच्छा सा काम दिला दो। आई हैव नॉट डैम्ड प्लेस इवन टू पुट माई फीट ऑन। बाबू इफ़ आई कैन नॉट गेट एनी वर्क एट लीस्ट हैव अ हाउस अलॉटेड फॉर मी, कि मुझे कोई काम दिला दो, अगर मुझे काम नहीं दिला सकते तो मुझे एटलीस्ट एक जगह दे दो रहने के लिए। तो कहता है कि जब मैंने पेशवा के मुँह से ये अल्फ़ाज़ सुने तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं हैरान हो गया, क्योंकि पेशवा वो पर्सन जब कादिरपुर के अंदर था उसे किसी भी नेसेसिटीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसे कोई भी बेसिक ज़रूरियात की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन वो यहाँ पे आकर पार्टीशन के बाद यहाँ पे आकर वो क्या कर रहा है, ही बेग्स फॉर फूड, वो फूड के लिए बेग कर रहा है। वो एक छत के लिए बेग कर रहा है, जहाँ पे उसको रहने की जगह मिल जाए। कहते हैं मैं इस जगह पे उसको कैसे एक घर दे सकता था, कैसे उसे जॉब दिला सकता था। कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको अपने नॉवल का एक हीरो बना दिया फिर। ऑल आई कैन डू इज़ मेक हिम द हीरो ऑफ माय नॉवल। क्योंकि कहता है पेशवा एक ग्रैंडियर पर्सन था। उसका स्ट्रेचर, उसका ग्रैंडियर बहुत ज़्यादा लाइक पीक पे था। लेकिन जब वो पाकिस्तान आ गया, क्योंकि एट द एंड उसको भी अ, अपने घुटने झुकाने पड़े। और वो पाकिस्तान आ गया, और जब वो पाकिस्तान आ गया उसके पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसको एक जगह चाहिए थी, उसको अपना पेट भरने के लिए सामान चाहिए था। इसका जो ग्रेंजर था, उसका जो करैक्टर था, इसका जो स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ गॉन हो चुका था। और वो पेशवा जो कभी बहुत बहादुर हुआ करता था, अब वो पेशवा क्या हो चुका हुआ था? होपलेस, हेल्पलेस। वो नईम मियाँ के पास गया। नाइम मियाँ ने भी उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर दिया। फिर इसी तरह स्टोरी में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डेट्स आती हैं, और स्टोरी की एंडिंग 1 जून 1950 में होती है। ये जो स्टोरी है एंड पे डायरी की फॉर्म में लिखी गई हुई है, जिनमें हम देखते हैं कि पेशवा पाकिस्तान आया था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान में जो इसके अपने ही थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, और पेशवा पाकिस्तान छोड़ के फिर चला जाता है। और कहता है कि जहाँ पे ये रह रहा था, जिन लोगों के पास ये आया था, उन लोगों के जो दिल हैं, वो भी अपने नहीं रहे, उनके दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। इसलिए वो उन लोगों को छोड़ के, इस लैंड को भी छोड़ के चला जाता है। और नरेटर कहता है कि 21 मई 1950 की बात है, मैं पोस्टमैन का इंतज़ार करता था कि कब वो पोस्ट लेके आए, लेकिन मुझे अभी तक वो पोस्ट, जिस पोस्ट का मैं इंतज़ार करता था, वो नहीं मिली। वो पोस्ट किसका था? वो पेशवा के लेटर का वेट करता था। तो एक दिन कहते हैं मैंने पूछा पेशवा कहाँ है? तो मुझे रिस्पॉन्स मिला कि पेशवा वेंट टू फाइट द विंड विद अ लैम्प। यानी पेशवा अब नहीं बचा। पेशवा के बारे में पता लगा कि उसने जो बॉर्डर था पाकिस्तान का, इंडिया का, वो क्रॉस कर लिया और एक ऐसी जगह पे चला गया जो कि इज़ नॉट मार्क्ड बाय एनी बॉर्डर्स। वहाँ पे कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते, उस जगह पे चला गया था। यानी पेशवा की डेथ हो गई थी। और एक टाइम गुजरने के बाद जो सूबेदार साहब थे वो ख़त लिखते हैं हमारे नरेटर को। नरेटर हमें बताता है कि वो एक एलर्जी लग रही थी। बताते हैं कि सूबेदार साहब ने कहा कि कादिरपुर अब कादिरपुर नहीं रहा, ये जतौन नगर बन गया है। JATUNAGAR, ठीक है, ये प्लेस बन चुकी हुई है अब। और जिसके बारे में पोएट कहते हैं कि अब कादिरपुर कहाँ गया, तो कहते द सनलाइट हैज़ वैनिश्ड विद द सन। एक धूप थी जो साथ गई आफ्तक के, ठीक है, आफ्ताक के, मीन्स कि द सनलाइट हैज़ वैनिश्ड विद द सन, सूरज के साथ ही सनलाइट भी ख़त्म हो गई थी। तो कहते हैं यहाँ पे अब कोई भी टिड्डा, कोई भी अल्लाह राज़ी, मतलब पहले जैसे कोई भी यहाँ पे लोग नहीं रहे, यहाँ पे कुछ भी पहले की तरह रहा ही नहीं है। कहते हैं जो अल्लाह राज़ी की दुकान थी, वहाँ पे अब जो हिंदू हैं वो झटका मीट सेल करते हैं। और साथ ही जो सूबेदार साहब हैं वो ये भी कहते हैं कि मेरी तो तबीयत बिल्कुल ख़राब रहती है, मैं तो अब मरने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें अब मज़ीद ख़त का जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो तुम किसको लिखोगे कादिरपुर के अंदर? तो अब तुम किसी को भी कुछ नहीं लिख सकोगे, तुम्हें कोई जवाब ही नहीं आएगा। और फिर हमारा नरेटर कहता है हम लोगों को कि इस खत को पढ़ के लगा था कि हमारी जो टेल है, एपिक टेल, उसके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं। और कहते मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे अपना जो नॉवल है उसकी एंडिंग कर देनी चाहिए इसी लेटर के साथ। तो कहते हैं कि पेशवा को कभी पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। उसकी ज़िंदगी तभी ख़राब होना शुरू हुई जब वो पाकिस्तान आया था, और ये उसकी एक अनड्रामेटिक इवेंट था, फ़्लाइट टू पाकिस्तान।
लेकिन एनी हाउ पेशवा की डेथ हो चुकी हुई है। कहते मेरे हैंड्स जो है माई हैंड्स स्टार्ट टू शेक वेन एवर आई टेक अप माई पेन। मैं जब भी अपना कलम उठाता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लग पड़ते हैं। और कहते हैं कि 1 जून 1950 का ड्यूरेशन है। इस टाइम पे कहते हैं मैं अब मज़ीद अपनी डायरी को नहीं लिख पाऊँगा, ये मेरा लास्ट टाइम है। ठीक है, आई एम राइटिंग इन माई डायरी फॉर द लास्ट टाइम टुडे, फ्रॉम टमोरो आई वुड नॉट हैव इनफ टाइम फॉर इट। मेरे पास अब मज़ीद वक्त नहीं होगा। कीपिंग अ डायरी इज़ समथिंग यू डू व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड। कहते हैं जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तभी आप डायरी लिखते हो। और कहते हैं कि जो नईम मियाँ थे उन्होंने एक फ्लोर मिल स्टार्ट की और उन्होंने वो मिल मुझे अलॉट कर दी है। तो अब जो है मुझे उस मिल की अरेंजमेंट्स करनी है, उसका ख़्याल रखना है। तो इसलिए मैं फ़र्दर अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं फ़र्दर अब डायरी नहीं लिख पाऊँगा। गॉड विलिंग इट विल स्टार्ट अप टुमारो। और कहते हैं कि यहाँ पे जो आटे की कीमत है वो 5 पैसा है, 4 5 सेस। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो आटा हूँ वो 4 पैसे में सेल करूँगा ताकि जो लोग हैं वो इस मिल को पैट्रनाइज करें। और इसी के साथ वो स्टोरी की एंडिंग कर देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो आई होप कि आपको जो स्टोरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। इस स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा हम लोग को पार्टीशन का थीम नज़र आया और लॉस का थीम नज़र आया, हम लोगों ने रेफ्यूजी का थीम देखा, हम लोगों ने डेथ देखा, ब्लडशेड देखा, डिके देखा, पैट्रियटिज्म का थीम देखा कि कादिरपुर में जाता था, बहुत मोहब्बत थी उसको। ठीक है, वो ब्रेव था, लेकिन जब कादिरपुर उसके से छिन गया पेशवा से, जो पेशवा वहाँ का हीरो हुआ करता था, वो पेशवा बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका, होपलेस हो चुका। जब वो पाकिस्तान में आया तो उसको किसी भी उसके दोस्त ने मदद ना की, सपोर्ट ना किया, नाइम मियां ने सपोर्ट ना किया। और एट द एंड क्या हुआ कि हम देखते हैं स्टोरी में उसकी डेथ हो जाती है, वापस कादिरपुर जाता है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी नहीं उसके पास बचता। पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम भी इसके अंदर डोमिनेंट था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और राइटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।